नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मन लगा तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे जो उत्तराखंड की अभी सरकारी भर्तियां जो आई हुई हैं, जहाँ पे 500 प्लस पोस्ट हैं। तो इसमें जो यूपीपीसीएस के अंतर्गत एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, किसकी ये भर्ती है, जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा। प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग समूह खौ की यहाँ पे भर्ती निकाली गई है, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और यहाँ पे दिखा गया है कि पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, एज क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या है, इसको हम डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखिए, नोटिफिकेशन आया हुआ है 23 जुलाई 2024 को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है और यूकेपीसीएस के द्वारा यहाँ पे ये नोटिफिकेशन लाया गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखिए जो पोस्ट है वो है प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग समूह खौ की यहाँ पे भर्ती है 2024 की। ठीक है, तो विज्ञापन जारी कर दिया गया है यहाँ पे 23 जुलाई को। आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट है, अंतिम तिथि है आपकी 12 अगस्त 2024 रात के 12 बजे तक। ठीक है, तो इसको याद रखना। इससे पहले पहले आप एग्जाम फॉर्म को अपना फिल करना। यहाँ पे 20 दिन का टाइम मिला है आपके लिए। ठीक है, तो इसको फिल कर सकते हैं। साथ में जो आवेदन होगा उसको संशोधित करने की तिथि भी यहाँ पे देखिए 18 अगस्त से लेके 27 अगस्त, 10 दिन का यहाँ पे टाइम मिला है कि अगर आपका कोई गलत इन्फॉर्मेशन इसमें भर दी जाती है तो वो आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं फॉर्म में। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं कि एग्जाम में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, क्या पोस्ट रहने वाली हैं। ठीक है, इसको एक एक चीज करके हम देखते हैं। देखिए, अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 25 जुलाई 2024 का विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्थात इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्योंकि बहुत क्या होता है कि किसी का डिप्लोमा पूरा होने वाला, बीटेक पूरा होने वाला होता है, तो वो अभी जो इसका लास्ट ईयर होगा, ठीक है, उसके एग्जाम इस डेट तक हो जानी चाहिए। बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है इनके द्वारा कि 25 जुलाई 2024 का विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अर्हताएं अवश्य धारित करते हो अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की थी। मतलब कहने का मतलब यह है कि रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट वह तिथि मानी जाएगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि मार्कशीट इशूइंग होगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपका अगर रिजल्ट अभी आ चुका है बट जो आपकी मार्कशीट आ गई वो 10 दिन बाद आएगी, तो वो डेट जब आपकी मार्कशीट डिक्लेयर होगी उस दिन की डेट यहाँ पे मेंशन की जाएगी, ये बोला गया है। ठीक है, और 25 तारीख तक जो है आपका ये होना चाहिए। ठीक है, अतः अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हताएं क्वालिफिकेशन डिटेल्स के विवरण में रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट के कॉलम में संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक पत्र निर्गत होने की तिथि मार्कशीट यहाँ पे अंकन करनी बहुत जरूरी मानी गई है। ठीक है, इसको एक याद करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, तो देखिए आगे हम समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें और दी हुई हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। मेन तो ये है कि आयोग के द्वारा बहुत सी यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं कि मेरिट के आधार पर यहाँ पे क्या आएगा, हम यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न समझने वाले कि एग्जाम का पैटर्न ये किस टाइप से होने वाला है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे पदों के लिए विवरण की बात दी हुई है, इसको एक बार देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, कि किसके लिए कितने पद रहने वाले हैं। देखिए, अब रिक्तियों का जो विवरण दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल आपके पास 526 पोस्ट है। बहुत ज़्यादा पोस्ट मानी जा सकती है। उत्तराखंड के हिसाब से देखा होगा आपने 100 से 200 पोस्टें आती है, यहाँ पे 500 प्लस पोस्ट आई हुई है। ठीक है, तो 526 टोटल पोस्ट रहने वाली है। अब देख लेते हैं इसका जो पद नाम क्या है। पद नाम जो है आपका वो प्रवक्ता मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं, ठीक है, एमई वाले जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले, ठीक है, तो राजकीय प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक, मतलब जो आज के पॉलिटेक्निक आपके वहाँ पे जो एमई है, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, उसके अंदर का जो प्रवक्ता है, ठीक है, यहाँ पे उसकी पोस्ट है यहाँ पे टोटल 15 पद इसके लिए, सॉरी 55 पद है इसके लिए। और ग्रेड पे तो आपको पता है बहुत अच्छा ग्रेड पे रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, लेवल 10 की ये जॉब रहने वाली है और वेतनमान 56,000 से लेके आपका 1,70,000 रुपये तक यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं जो ग्रेड पे है आपका, वो ग्रेड पे आपका 54 ग्रेड पे रहने वाला है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रेड पे माना जाता है। और पद का स्वरूप जो रहने वाला है, राजपत्री अंशदायी पेंशन युक्त समूह खौ की यहाँ पे पोस्ट मानी जाती है। डायरेक्टली देखिए शैक्षिक अर्हता क्या क्या बोली गई है। बोला गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता जो यूनिवर्सिटी रहती है वहाँ से आपने इंजीनियरिंग संस्थान में मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया होगा। मैकेनिकल और रोबोटिक्स के अंतर्गत ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स जो भी होता है, ठीक है, मैकेनिकल के अंतर्गत जो चीज़ें होती हैं। और दूसरी ये बोला गया कि हिंदी का थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके अंतर्गत ये बोला गया है ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी जो निम्नलिखित अर्हता धारण करता है। मतलब देखिए, बहुत से अगर एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं तो उसका इनके लिए ज़्यादा यहाँ पे वरीयता दी जाएगी जो सम्मति विषय में स्नातकोत्तर उपाधि होगी, जिसके पास गेट क्वालिफाई, जो गेट होता है, गेट का एग्जाम होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, जो इंजीनियरिंग के बाद होता है, आपको जो पीएसयूज वगैरह जाना होता है, आपको एमटेक करना होता है, आईआईटी वगैरह में जाना होता है। ठीक है, और 1 वर्ष का औद्योगिक एवं शैक्षिक अनुभव, उसको इंडस्ट्री का 1 साल का अनुभव होना चाहिए, जिसके बाद जो चीज़ें होंगी उसको प्रीफेस से ज़्यादा यहाँ पे दिया जाएगा, ये मेंशन कर रखा है यहाँ पे। ठीक है,
अब उसके बाद आगे देखिए जो एज क्राइटेरिया रहने वाला वो रहने वाला 21 साल से लेके 42 साल तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस अंतर्गत टोटल पोस्ट की बात की हुई है, अनारक्षित के लिए यहाँ पे 28 पोस्ट दी हुई है टोटल, याद रख सकते हैं, ठीक है। महिलाओं के लिए उसमें 8 पोस्ट है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए कोई पोस्ट नहीं है, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 पोस्ट है, दिव्यांगजन के लिए एक पोस्ट है, उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए 1 पोस्ट है, और कुशल खिलाड़ी के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आगे देखते हैं बाकी आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के ऊपर बात की हुई है, तो 12 सीट है, अनुसूचित जनजाति की 2 सीट है, पिछड़ा वर्ग की 7 सीट है, और आरती ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 6 सीट, टोटल यहाँ पे 55 सीटें हो जाएंगी, 55 हो जाएंगे, ठीक है। अब आता है यहाँ पे जैसे आपका मैकेनिकल का हो गया, अब आता है इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है इसके अंदर 57 पद दिए हुए हैं, सेम टू सेम ग्रेड पे सेम रहने वाला है। यहाँ पे जो आपका जो यूनिवर्सिटी से होगा वो आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत चीज़ें मांगी गई हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत भी वरीयता के अंदर बात दी है कि संबंधित स्नातकोत्तर गेट में जो मार्क्स परीक्षा उत्तीर्ण की होगी, और 1 वर्ष का यहाँ पे क्या बोला गया कि इंडस्ट्रियल जो एक्सपीरियंस होता है उनको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो एज क्राइटेरिया सेम है इसमें, 21 से 42 साल है, इसको ज़्यादा देखेंगे नहीं, वो सेम रहता है। मैं बाकी टेलीग्राम पे इसका PDF डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। साथ में प्रवक्ता इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत भी जो था टोटल ये पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, जो हम बात करें 57 पोस्ट, अनारक्षित के लिए 34 सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए 8 सीटें हैं। तो एक बार इसको आप लोग गो थ्रो कर लेना, ठीक है। अगला आता है, अब देखिए मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, अब आता है आपका सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत। तो सिविल की ज़्यादा पोस्टें हैं, 103 पोस्ट दी हुई हैं सिविल की यहाँ पे, जो सिविल इंजीनियरिंग होता है, ठीक है। तो ग्रेड पे सेम है यहाँ पे, वेतनमान भी सेम रहने वाला है, और लेवल 10 की जॉब रहने वाली है। इसके अंतर्गत जो देखिए क्या दिया है कि आपने किसी भी संस्थान से यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में क्या करना चाहिए, B करना होना चाहिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम, इसमें भी सेम वही बोला गया है कि गेट के अंतर्गत मार्क्स होने चाहिए, 1 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ में जो 8 क्राइटेरिया है इसके अंदर भी जो 8 क्राइटेरिया है वो भी आपका 21 से 42 साल रहने वाला है, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। साथ में यहाँ पे देख लेते हैं जो अनारक्षित के लिए सीट है वो 49 सीटें रहने वाली है, अनुसूचित जाति के लिए आपकी 24 सीटें हैं, जनजाति के लिए ST के लिए 4 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 17 सीटें हैं, और EWS के 9 सीटें, टोटल आपकी 103 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। तो सिविल के अंदर ज़्यादा पोस्ट है। अगला आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर आपकी 29 पोस्टें यहाँ पे रहने वाली हैं, ठीक है। वेतन पे और जो ग्रेड पे है वो सेम रहने वाला है। बाकी यहाँ पे बोला गया कि किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत यहाँ पे किया होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो सेम ही रहता है क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया भी देखिए सेम ही है यहाँ पे, 21 से 42 साल, और जो इंडस्ट्रियल बोला गया कि 1 साल का होना चाहिए वो आपका दिया हुआ है, ठीक है। वो सेम टू सेम रहने वाला है, सभी में रहने वाला है। अब इसका जो पद है देखिए, टोटल जो आपके पद है यहाँ पे 29 पद है। इसमें अनारक्षित के लिए 17 पद रहने वाले हैं, अनुसूचित जाति के लिए 5 पद हैं, जनजाति के लिए 1 है, और अन्य पिछड़ा के लिए 3 है, और EWS के लिए 3 रहने वाले हैं, ठीक है। टोटल 29 रहने वाले हैं, वो अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे आता है आपका प्रवक्ता इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर। अब जो इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह होते हैं, ठीक है, उससे कंट्रोल इंजीनियरिंग जो होते हैं उसके अंतर्गत यहाँ पे 3 पोस्ट दिए हुए हैं, सेम ग्रेड पे रहने वाला है इसके अंतर्गत भी, ठीक है। और एज क्राइटेरिया भी सेम रहने वाली है। तो ये आप एक बार गो थ्रो करना, बाकी सेम टू सेम है, बट यहाँ पे क्या हुआ कि जो पद है वो ओपन कम ज़्यादा किए हुए हैं चीज़ों के अंतर्गत, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आगे देखते हैं अगला क्या रहने वाला है। पोस्ट यहाँ पे 3 है, तो देखें अनारक्षित के लिए 2 सीटें हैं, और यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है, ठीक है। ये टोटल यहाँ पे 3 पोस्ट यहाँ पे हो जाएंगी। तो आगे देखते हैं इसी के अंतर्गत आप भी देख सकते हैं कि अब देखिए अब यहाँ बात आती है हमारे जो CSE वाले हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले हैं, ठीक है। तो इनके लिए यहाँ पे 30 सीटें दी हुई है, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए वेतनमान वगैरह सब सेम टू सेम रहने वाला है, और जो आपका ये कहने का मतलब है कि आपने जो B.Tech किया है वो जो आपका IT या कंप्यूटर साइंस जो होता है उसके अंतर्गत ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है एक्सपीरियंस वही सेम, बाकी क्राइटेरिया सेम है, बट ये बोला कि B.Tech वो अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो आपका मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, या फिर CSE है जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होता है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT होता है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत ये अलग अलग दिया हुआ है, पोस्ट अलग है, बाकी क्राइटेरिया इनने सेम टू सेम माना है, ठीक है। 21 से 42 साल यहाँ पे रहने वाला है। ये सीटों का आवंटन यहाँ पे किया हुआ है कि इतनी सीटें यहाँ पे रहेंगी करके, ठीक है। 16 सीट अनारक्षित के लिए है, तो इसको भी एक बार आप लोग देखना, आपका जो भी डिपार्टमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अब आगे आता है प्रवक्ता मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंतर्गत भी यहाँ पे 9 सीटें दी हुई है। क्राइटेरिया सब सेम टू सेम है, 21 से 42 साल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सीटों का आवंटन किया है, तो अनारक्षित के लिए 4 सीटें हैं, ये भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब आता है यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत। देखिए जो केमिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत प्रवक्ता के लिए है 5 सीटें दी हुई है, बाकी क्राइटेरिया इसमें भी सेम टू सेम रहने वाला है जो और बाकी में था। 21 से 42 साल भी यहाँ पे एज रहने वाली है, और 3 सीट जो यहाँ पे जो 5 सीटें हैं इसमें से जो 2 सीटें अनारक्षित के लिए है, उनसे जाति के लिए 2 सीटें हैं, और आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे 1 सीट रखी गई है। तो टोटल कितनी हो जाएंगी आपकी 5 हो जाएंगी, ठीक है। तो आगे देखिए अगला जो पदमान दिया हुआ है ये दिया है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंतर्गत।
3 सीटें दी हुई हैं, इसमें भी वेतनमान वगैरह सेम टू सेम है। आप लोग जिस डिपार्टमेंट से एक बार देख लेंगे, ठीक है। PDF मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं और अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। 3 सीटें इसके अंतर्गत। उसके बाद आता है फार्मेसी के अंतर्गत, यहाँ पे 47 सीटें। ये आपको ज़्यादा देखिए, उत्तराखंड में फार्मेसी के अंतर्गत देखा होगा आपने, फार्मेसी के अंतर्गत भी बहुत से बच्चे फार्मेसी करते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत 47 सीटें यहाँ पे दी हुई हैं। तो इसको भी आप बाकी चीज़ें सेम दी हुई हैं कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पेंशन वेतनमान सब सेम टू सेम रहने वाला है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। एज क्राइटेरिया में भी कुछ चेंजेस नहीं है, 21 से 42 साल रखा गया है। और जो सीटों का आवंटन है, अनारक्षित के लिए यहाँ पे 25 सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए 11 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 सीटें हैं, और EWS के लिए यहाँ पे 4 सीटें हैं। टोटल आपकी 47 सीट यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग देखिए अगला दिया हुआ है प्रवक्ता भौतिकी के लिए दिया हुआ है, 41 सीट यहाँ पर भी दिए हुए हैं, सब कुछ सेम टू सेम है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ दिया है कि संबंधित विषय में डॉक्टरेट की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश और हिंदी का ज्ञान यहाँ पे बोला गया है, 2 चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड की हुई है। तो इसको भी आप एक बार देखें ना, 21 से 42 साल यहाँ पे एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है। जो टोटल सीटें हैं वो 41 सीटें रहने वाली हैं भौतिकी प्रवक्ता के लिए, ठीक है। अगला है रसायन प्रवक्ता के लिए 45 सीटें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी एक बार देखें ना, तो ये भी आपके रसायन विज्ञान में श्रेणी डिग्री बात होनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, और राष्ट्रीय जो नेट होता है, ठीक है। तो नेट के अंतर्गत उत्तीर्ण माना जो होगा वही इसके लिए एलिजिबल होगा। मतलब इनको वरीयता दी जाएगी, कहने का मतलब यह एलिजिबल सभी हैं, बट इनको वरीयता दी जाएगी अगर जब फाइनल सिलेक्शन होता है, तो जिनके पास ये चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी वो चीज़ें वो लोग यहाँ पे इसको कर सकते हैं, मतलब उनको ज़्यादा यहाँ पे पसंद दिया जाएगा, ठीक है। बाकी सेम टू क्राइटेरिया सेम है, 45 पोस्ट हैं, वो डिवाइड कर रखी हैं, ठीक है। चलिए अगला है गणित प्रवक्ता, इसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना आप लोग। इसलिए सेम बोला गया, नेट एग्जाम बोला गया है, ठीक है। और टोटल जो सीट है वो आपकी 43 सीट रहने वाली है यहाँ पे, ठीक है। उसका अंग्रेजी प्रवक्ता की सीटें दी हुई हैं, इसके अंदर भी क्राइटेरिया सब सेम रहने वाला है, ठीक है। टोटल सीट यहाँ पे कितनी दी है, 48 सीट यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। उसके बाद है प्रवक्ता मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए जो दी है, उसके अंतर्गत आपकी टोटल सीट 7 दी हुई है। बाई क्राइटेरिया एज क्राइटेरिया सब कुछ सेम टू सेम रहने वाला है, बट 7 सीट यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद आपका लोक निर्माण विभाग, सेकेंड थी देखिए, पहले आपका पॉलिटेक्निक प्रवक्ता का था, दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग, यहाँ पे एक ही पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत भी जो पेंशन वगैरह है, लेवल वगैरह जो है, आपकी जो वेतन वाहन है वो सब सेम रहने वाला है। 21 से 42 साल एज रहने वाली है। अनारक्षित के लिए यहाँ पे 1 ही सीट है, और टोटल भी यहाँ पे सीट कितनी है, 1 ही सीट यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे अब देखिए वेतनमान जो एज क्राइटेरिया सब सेम दी हुई है, इसमें कुछ चेंजेस है नहीं। तो आगे हम इस पर देख लेते हैं कि जो चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, जो शुल्क वगैरह रहने वाला है, शुल्क कुछ नहीं आपका, आरक्षित के लिए 172 रुपये चार्ज होने वाला है, और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 172 रुपये यहाँ पर भी चार्ज होने वाला है। बाकी अनुसूचित जनजाति के लिए 82 रुपये, उत्तराखंड आर्थिक कमजोर EWS के लिए 172 रुपये, और दिव्यांगजनों के लिए 22 रुपये, और जो ऑर्फन लोग हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके जो सिलेबस है, मेन होता है जो सिलेबस के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस का जो क्राइटेरिया वो क्या दिया हुआ है, ठीक है। सिलेबस पहले हम पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। जो पहला पेपर है, पृष्ठ 1 है आपका, यहाँ पे प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग के अंदर का जो परीक्षा होगी, इसमें चयन हेतु लिखित जो परीक्षा होगी, ठीक है, उसका दिया हुआ है। देखिए जो पहला प्रश्न पत्र रहने वाला है ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार, देखिए जो ऑब्जेक्टिव है वो रहने वाला है, ठीक है। तो इसको याद रखना, पहला जो पेपर है ये ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, लिखित मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार, ठीक है। देखिए पहला है प्रश्न पत्र 1, सामान्य हिंदी पूछने वाले हैं यहाँ पे 100 नंबर की। देखिए उत्तराखंड के आप कोई भी जेई वगैरह एग्जाम कुछ भी देते हैं तो यहाँ के 100 नंबर की हिंदी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 घंटे का टाइम रहेगा, 1 अंक का 1 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है 1 नंबर का 1 प्रश्न रहने वाला है। जो द्वितीय प्रश्न पत्र रहने वाला है वो है सामान्य अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी किसके लिए रहेगी, जो भौतिकी, रसायन, गणित, मॉडर्न ऑफिस और मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के जो एग्जाम जिसके लिए फॉर्म भरा होगा उन्हीं के लिए यहाँ पे ये पेपर होगा। 100 नंबर का पेपर होगा। इसके अंतर्गत 2 घंटे का टाइम रहेगा, और 1 नंबर 1 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो ये द्वितीय प्रश्न पत्र उन्हीं के लिए है जिसके लिए ये लोग जो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद तृतीय प्रश्न पत्र जो है वो आवेदिक विषय है, जिसमें 150 प्रश्न रहने वाले हैं, और 3 घंटे का पेपर रहेगा, और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी, और इसके बाद जो इंटरव्यू होगा वो आपका 50 नंबर का यहाँ पे इंटरव्यू रहने वाला है, ठीक है। तो आवेदिक विषय आप लोग समझ गए होंगे, जो आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो भी है वो उसके अंतर्गत जो आपका डिपार्टमेंट के उसके क्वेश्चन यहाँ पे आवेदिक विषय के अंतर्गत माने जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत वही क्वेश्चन आएंगे जो, और इंटरव्यू भी आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो साक्षात्कार जो है वो आपका 50 नंबर का इंटरव्यू रहने वाला है, ठीक है। तो नंबर आपके सभी जुड़ेंगे, आपका जो हिंदी ये चीज़ें हैं इनको ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा ये,
ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि काफ़ी अच्छा है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे डिफाइन किया गया इनके द्वारा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप जो वर्ण विचार स्वर व्यंजन स्वरूप है वहाँ से 15 नंबर की हिंदी आएगी, मतलब हिंदी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसका शब्द तत्सम तद्भव देश विदेश 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उपसर्ग प्रत्यय से 10 शब्द, पर्यायवाची विलोम शब्द 10 शब्द, ठीक है 10 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के आपके एक बार देखें ना आप लोग, मुहावरे वगैरह सब मिला के आपके इन्हीं जो आपने जो टॉपिक दिए हैं इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है, यहीं से आपके 100 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसके बाद जनरल इंग्लिश के अंतर्गत जो आपने देखा है इंग्लिश का जो सेकंड पेपर होने वाला है, जिसमें जो भी दिया है केवल किसके लिए है, भौतिकी रसायन गणित एंड मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस पद के लिए जो दिया हुआ है वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं ये रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो टर्म्स जो कॉमनली यूज्ड इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अंदर जो टर्म्स यूज होते हैं वो दिए हुए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो होते हैं वो दिए हैं, वॉइस दिया हुआ है। उसके बाद आर्टिकल जो आर्टिकल्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, एडवर्ब होते हैं, कंजक्शन होते हैं एंड क्वेश्चन टैग होते हैं, वो सब दिए हुए हैं। सेंटेंस के सिंपल कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो दिए हैं, सेंटेंस जो होता है। करेक्ट यूज ऑफ टेंस जो टेंस वगैरह होते हैं वो सब यहाँ पे दे दिया गया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिए हुए हैं, यूज ऑफ करेक्ट प्रिपरेशन दिए हुए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिया हुआ है और करेक्शन ऑफ सेंटेंस दिया हुआ है, एडम्स ऑफ फ्रेजेस दिए हुए हैं। और कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत देखिए ए पैसेज ऑफ एप्रिसिएटेड लेंथ ऑफ द साइंटिफिक टेक्निकल थीम ऑफ द टेस्टिंग ऑफ एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू द फॉलोइंग एरिया। तो इन फॉलोइंग जो 3 एरियाज दिए हुए हैं इसके अंतर्गत बोला गया है कि जो एक ये पैसेज देंगे तो इसके अंदर जैसे फैमिलिटी ऑफ द वोकैबुलरीज, नॉलेज ऑफ द फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड टेमेटिक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज के अंतर्गत ये चीज़ें दी हुई हैं। थीम की जो थीम के अंतर्गत जो होते हैं, मतलब कहने का मतलब है थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज, मतलब ठीक है। तो आप जो सारांश लिखते हैं जैसे थीम क्या होती है, जैसे कोई आपने लिया है तो आपको पता होगा इसके बारे में, जैसे कोई पैराग्राफ दिया होता है तो लास्ट में पूछ लेगा कि इस पैराग्राफ का थीम क्या था, ठीक है, उसका जो वो लिखना होता है। तो ये इस टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये 13 टॉपिक दिए हुए हैं इंग्लिश के, इसको भी आप लोग क्या करना देख लेना। उसके बाद ये सिलेबस दिया हुआ है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत देखिए जो सिलेबस है वो है आपका स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, जो मतलब बेसिक आप जो पढ़ते हैं, ठीक है, 11th में भी थोड़ा बहुत होता है, 12th में। बाकी जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जब आपके शुरू होते हैं तो उसके अंतर्गत जो टॉपिक होते हैं, जो थ्योरी ऑफ मशीन जो होती है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स के अंतर्गत, ये आप इंजीनियरिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा इसके अंतर्गत कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसने किया होगा, बी वगैरह किया होगा। ठीक है, देखिए बीटेक और बी में अंतर है। ठीक है, एक है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BE और बीटेक है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, दोनों सेम होता है, वो ऐसा कुछ चेंजेस है नहीं। तो ये टॉपिक दिए हुए इन टॉपिक को आप कवर कर लेना। ठीक है, सेक्शन बी के अंदर थर्मोडायनामिक्स दिया हुआ है। ठीक है, पूरा इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट डाल दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे है फ्लूइड मैकेनिक्स का भी दिया हुआ है और हीट ट्रांसफर और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर। ठीक है, और सेक्शन सी के अंतर्गत देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टीज, ये सब इंजीनियरिंग के अंतर्गत सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे बी के अंतर्गत। ठीक है, तो ज़्यादा सिलेबस नहीं है यहाँ पे, बहुत कम सिलेबस दिया हुआ है, तो ईजिली आप कवर कर सकते हैं। अभी आपके पास बहुत टाइम है एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये सबका सिलेबस है, एक बार देखना आप टेलीग्राम पे जाके इसको गो थ्रू कर सकते हैं। मैंने जो बेसिक चीज़ें आपको बता दी हैं। ठीक है, और एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।